वंदे मातरम। विद्यार्थी भाई और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं चौथी इकाई को लेकर के। चौथी इकाई का पहला भाग कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के बारे में लिखने वाले हमारे 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी है। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने पीएचडी तक का अभ्यास भी पूर्ण किया और इसीलिए उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। बाद में वे राजनीति में सक्रिय होते हैं। विधायक और सांसद के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति आरंभ की। इसके बाद वे राज्यपाल बने, उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर विराजित हुए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखी है। इस रेखा चित्र में शर्मा जी ने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में विस्तृत बात प्रस्तुत की है। तो आइए हम सब मिलकर के शास्त्री जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक यहां पर लिखते हैं कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि उचित है। लेखक ने शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी शब्द जोड़ा है। कर्मयोगी का मतलब होता है जो अपने काम को योग समझता है, अपने काम को योग समझकर करने वाला वो व्यक्ति, तो वो कर्मयोगी है। क्योंकि लेखक लिखते हैं कि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो शास्त्री जी का पूरा जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम होता है। पूरा जीवन उसका कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। शास्त्री जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। सामान्य परिवार में वे पले बढ़े। इसके बाद सामान्य परिवार में उसकी परवरिश होने के बाद भी वे देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। और हम जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो महत्व की व्यक्ति बन जाती है। तो यहां तक वो पहुंचे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से कि वो कर्म में मानते थे, वे कर्मयोगी थे, इसीलिए शायद वो यहां तक पहुंच पाए। वे उन लोगों में भी नहीं थे। शास्त्री जी कैसे थे उनकी बात यहां पर स्पष्ट की गई है। शास्त्री जी ऐसे लोगों में से नहीं थे जो अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता मिल जाती है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं कि मेरे नसीब में होगा, मेरे भाग्य में होगा, उतना मुझे मिलेगा। और हो सकता है कि कभी कभी अचानक उसे सफलता मिल भी जाती है। तो शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे। लेकिन शास्त्री जी कैसे थे कि वे तो उन लोगों में थे कि जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर ज्यादा भरोसा था। हमारे हाथों के अंदर हम देखेंगे तो लकीरें होती है और कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं कि ये लकीरों में हमारा नसीब लिखा होता है। एक ज्योतिष विद्या है, लेकिन सभी लोग तो ये जानते नहीं है। लेकिन शास्त्री जी ऐसे लोगों में से नहीं थे जो अपने हथेली की लकीरों पर भरोसा करके बैठे रहे। लेकिन शास्त्री जी ऐसे लोगों में से थे कि शास्त्री जी को तो अपने चिंतन मतलब अपने विचार पर भरोसा था। अपने विचारों के साथ अपनी कर्म की शक्ति पर भरोसा था। वो जो कर्म करते थे उस पर उसको ज्यादा विश्वास रहता था, ज्यादा भरोसा रहता था। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी कर्म को सब कुछ मानते थे, इसीलिए
उनके लिए कर्म ही ईश्वर, उनके लिए ईश्वर कोई दूसरा नहीं था, बस उनका कर्म ही ईश्वर था। अपने कर्म को ही शास्त्री जी ईश्वर मानते थे और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से वो समर्पित हो जाते थे। शास्त्री जी की बात है, बिना किसी फल की आशा किए बिना बस काम करते जाओ। कार्य करोगे, काम करोगे तो फल तो मिलना ही है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो उस प्रकार से शास्त्री जी अपने काम में, अपने कर्म में फल की आशा किए बिना समर्पित, संपूर्ण समर्पित हो जाते थे। यहां तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, मौके मिले, ऐसे कभी कभी उसको ऐसे अच्छे फल मिले काम की वजह से, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि से ही देखा, जैसे कुछ बना ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी अरुचि भाव से, उपेक्षित दृष्टि से उन्होंने देखा है। सफलता के सामने उसे कभी देखा ही नहीं है। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। लेखक यहां पर शास्त्री जी के बारे में बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं कि शास्त्री जी सिर्फ और सिर्फ कर्मयोगी नहीं, लेकिन गीता शब्द दो एक एक अवतरण चिन्ह में दिया है, देखो अंदर। गीता यानी कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ। तो श्रीमद् भगवद गीता में जिस प्रकार जिस प्रकार निष्काम कर्मयोगी शब्द का प्रयोग किया है, निष्काम का मतलब होता है जो किसी भी फल की आशा नहीं करता है। किसी भी फल की आशा किए बिना अगर व्यक्ति काम करता है तो वो निष्काम है, निष्काम कर्मयोगी। श्री कृष्ण ने ये सारी बातें अर्जुन को समझाई थी कि निष्काम कर्मयोगी होकर के काम करना चाहिए, काम करते जाओ, फल की आशा मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, फल की आशा मत करो, तुम जैसा कर्म करते जाओगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। तो काम करते जाओ इस प्रकार से। तो निष्काम, यहां पर शास्त्री जी के लिए निष्काम कर्मयोगी शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि लेखक समझते हैं कि उन्हें केवल कर्मयोगी नहीं, सिर्फ कर्मयोगी नहीं, लेकिन कर्मयोगी की बजाय, कर्मयोगी के बदले निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक यानी कि ज्यादा उपयुक्त यानी कि उचित होगा। कि शास्त्री जी को सिर्फ और सिर्फ कर्मयोगी ना कहा जाए, लेकिन शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्मयोगी वो किसी फल की आशा किए बिना वो सारे काम करते थे, इसलिए उसको निष्काम कर्मयोगी कहना ज्यादा अच्छा है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें शास्त्री जी में लेखक को मालूम पड़ी लगती है। शास्त्री जी के जीवन में ये तीन बातों का मूल्य, उसके जीवन चरित्र में तीन बातों का मूल्य ज्यादा है। सबसे पहली बात है अपने उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, उसके प्रति दृढ़ आस्था, पक्का विश्वास। आपको जो ध्येय प्राप्त करना है, आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके प्रति आपको दृढ़ पक्का विश्वास होना चाहिए। और उस उद्देश्य को, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए कर्म का भाव आपका कैसा है, किस भाव से आप कर्म कर रहे हो, और उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। जिस काम को आप करना चाहते हो उसमें आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। तो ये तीन बातें शास्त्री जी में मालूम होती थी, उसके जीवन दर्शन में ये सब दिखाई पड़ता था। अपने एक भाषण में शास्त्री जी कहीं पर कोई भाषण दे रहे थे, उस समय उन्होंने इसी प्रकार का कोई विचार व्यक्त करते हुए ऐसा कहा था कि यहां तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी अन्य क्षेत्र में हो जिसमें आप काम कर रहे हो, आप कोई भी क्षेत्र में हो, राजकीय क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो यानी कि सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी धार्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहां अगर आप काम करते हो और उसमें आप सफल होना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप काम करते हो उसमें अगर आपको सफलता चाहिए और अपने दायित्व मतलब अपनी जिम्मेदारी, जिस क्षेत्र में आप हैं वहां जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सौंपी जाती है, उसको आप अच्छी तरह से निर्वाह करना यानी कि निभाना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण, कार्य के प्रति समर्पण, कार्य के प्रति आप किस रूप से समर्पित हो जाते हैं, और भक्ति और कर्म में समन्वय यानी कि संगम होना चाहिए। काम के प्रति जो आपकी भक्ति है, काम के प्रति
कर्म शब्द है उसके लिए दिया है कि कर्म के प्रति आपका समन्वय मेल होना चाहिए। शास्त्री जी की सफलता का रहस्य यहां पर लेखक बताते हैं कि उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन यानी कि ऐसे महत्वपूर्ण विचारों में ये छिपा हुआ था। शास्त्री जी ऐसे विचारों वाले थे, तभी वो ऐसी सफलता प्राप्त कर सके। साथ ही लेखक यह भी मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है, मतलब लिखा हुआ है। कोई देश हो, कोई समाज हो, कोई व्यक्ति हो, किसी का भी विकास तभी होगा कि कर्म के साथ उसकी भक्ति, कर्म की भक्ति छिपी होनी चाहिए। किस ढंग से, किस रूप से आप काम करते हैं, यह बात बहुत आवश्यक बन जाती है, जरूरी बन जाती है। खाली काम निपटाने के लिए, काम पूरा करने के लिए अगर आप काम कर देते हैं तो उससे काम अच्छा होगा नहीं, अच्छी सफलता मिलेगी नहीं। यहां पर यही बात शास्त्री जी के लिए बताई है कि शास्त्री जी का जीवन ही ऐसा था कि काम उसके जीवन में बिल्कुल घुल मिल गया था। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन, जो शास्त्री के जीवन में अच्छे गुण थे, सबसे बड़े गुण वो बताए हैं। उसका संपूर्ण जीवन श्रम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, सेवा, लोगों की सेवा करना, देश की सेवा करना, सादगी। उसका जीवन बिल्कुल सीधा साधा सरल था और समर्पण का अनुपम यानी कि श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे गुणों का श्रेष्ठ उदाहरण शास्त्री जी का जीवन रहा है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, मतलब दिखाई नहीं देते थे। क्या ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनके कार्यों और विचारों में ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है? तो ऐसा नहीं था, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। शास्त्री जी को अगर हम देखें, शास्त्री जी का फोटो देखें, और यहाँ पर किताब में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो उसका चेहरा देखकर, चेहरे के भाव देखकर शास्त्री जी का जीवन हमें पता चल जाता था कि कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति ये हो सकते हैं, कितने सीधे साधे व्यक्ति हो सकते हैं। यह बात उनके कार्यों नहीं, लेकिन उनके विचारों भी नहीं, लेकिन उनको देखने से भी ये पता चल जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी का जीवन तो ऐसा था ही, लेकिन साथ में उनके विचार भी ऐसे थे, अच्छे थे। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। शास्त्री जी जो भी कुछ कहते थे वही करते थे, यानी कि जो बोलो वही करो, जो बोलते हैं वही काम करना चाहिए, और शास्त्री जी यही करते थे। और जो भी कुछ शास्त्री जी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे, देश सेवा की भावना से, देश सेवा से जुड़ करके, या तो अपने देश के लिए। शास्त्री जी जो भी काम करते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए करते थे। उनके लिए सबसे पहली राष्ट्र भावना महत्व की थी। राष्ट्र लाभ, देश का लाभ हो, उसी लिए वो काम करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। शास्त्री जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि वो देश के लिए कुछ भी करते रहते थे, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। देश के लोग, पूरे भारत देश के लोग शास्त्री जी को बहुत चाहते थे और शास्त्री जी पर ज्यादा भरोसा भी करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीति विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। ये बात कब की है कि भारत देश को जब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947, इसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश में, हमारे देश में, भारत देश में एक राजनीतिक विरासत, बहुत अच्छी राजनीतिक विरासत खड़ी की थी। अब पंडित नेहरू का निधन होता है, उसकी मौत होती है, उसके बाद अपने देश की धुरा को संभालना, अपने देश का संचालन करना, हमारे देश को आगे ले जाना और भारतीय राजनीति को अच्छी तरह से समझकर आगे चलना, ये काम सामान्य नहीं था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। लोगों ने देखा, लोगों ने विश्वास भी रखा था शास्त्री जी पर, तो लोगों ने यह बात देखी कि शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति है कि उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प द्वारा, शुद्ध चरित्र उनका था, कोई दाग नहीं था उनके चरित्र पे,
उनके जीवन चरित्र पर कोई दाग नहीं था। ऐसे चरित्र वाले और दृढ़ संकल्प शक्ति, पक्का विश्वास, पक्की संकल्प शक्ति उनके पास थी और इसके जरिए, इसके द्वारा वे देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। देश ने जो आकांक्षा की थी, देश ने जो सोचा था, देश के लोगों ने जो सोचा था, भरोसा रखा था, उसको अच्छी तरह से पूरा करते हैं। शास्त्री जी की अगर कोई सबसे बड़ी विशेषता है तो वो ये है कि शास्त्री जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। बिल्कुल सामान्य परिवार, कोई सुखी समृद्ध संपन्न परिवार, धन संपन्न लोग कोई नहीं थे। इसे सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी परवरिश भी वहीं पर हुई, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, उनका लालन पालन हुआ। वे पले बड़े एक सामान्य परिवार में ही पले बड़े और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। तो एकदम सामान्य, पहले से जन्म से लेकर देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तो भी वो एक सामान्य व्यक्ति ही बनकर रहे और सामान्य ही बनकर वो एक सब काम करते रहे। एक छोटे से परिवार में से आने वाली व्यक्ति क्या कर सकती है, यह बात यहां पर शास्त्री जी के जीवन से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शास्त्री जी में जो सबसे बड़े गुण थे वो यहां पर अब बताए हैं कि विनम्रता का गुण था उसमें, एकदम सरल स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के, सादगी का गुण, सीधे सादे और सरल व्यक्तित्व वाले, सरलता का गुण। उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का, एक अलग प्रकार का आकर्षण था कि शास्त्री जी में ऐसे गुण थे और इसी गुणों की वजह से शायद लोग उनसे आकर्षित होते थे, लोग उनकी ओर खींचे जाते थे। और इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। बापू ये शब्द लिया है यहां पर, यानी कि गांधी जी की बात है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की बात है। गांधी जी का जीवन अगर देखा जाए तो गांधी जी का जीवन भी ऐसा ही था, सरल जीवन, सादा जीवन, विनम्रता का जीवन, सादगी का जीवन, सत्य, अहिंसा, ये सारे जो गुण गांधी जी में थे, ऐसे ही गुण हमें शास्त्री जी में दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए यहां पर शब्द का प्रयोग किया है कि शास्त्री जी का जीवन बापू से करीब था, यानी कि गांधी जी के जीवन से नजदीक था। यानी कि गांधी जी जैसा जीवन शास्त्री जी भी जी रहे थे, एकदम सरलता वाला जीवन। तभी तो देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया था, विश्वास किया था और शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में सभी लोगों ने स्वीकार भी किया था। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर के उस समय गांधी जी अंग्रेजों के सामने सभी आंदोलन चला रहे थे, सत्याग्रह चला रहे थे। अंग्रेजों को यहां से, भारत देश से वापस अपने देश में भेजने के लिए गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हीं के जो विचार थे, गांधी जी के जो विचार थे, उन्हीं के विचारों में ढलते हुए शास्त्री जी भी गांधी जी की तरफ आकर्षित होते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि शास्त्री जी ने गांधी जी से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के सन 1921 में शास्त्री जी की उम्र तो अभी छोटी है, 16-17 साल की उम्र है उनकी, और ऐसी छोटी सी उम्र में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी है। अभी तो उनकी पढ़ाई शुरू है, लेकिन शास्त्री जी पूरी पढ़ाई भी नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को वो अधूरी छोड़ देते हैं। वो देश सेवा के काम के लिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। गांधी जी के विचारों से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई 1921 में अधूरी छोड़ देते हैं। अब पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद शास्त्री जी का जीवन आगे कैसे चलता है, शास्त्री जी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या काम करते हैं, यह देखेंगे हम आने वाले दूसरे भाग में। इस इकाई के दूसरे भाग में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।